माननीय इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और मंचासीन अतिथिगण, आचार्यगण और अभिभावकगण, सबको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज एक ऐसा अवसर हमको मिला है, ये अवसर बड़ी सौभाग्य से मिला है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे पापा आते थे अभिभावक बन के। आज हम अभिभावक बन के आए हैं और बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और गौरव और भी 7 गुना अधिक बढ़ गया जब आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और जिसे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं पूरे संसार में। और आज बड़ी कंजूसी होगी अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में 2 लाइन हम लोग ना जाने। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था 12 जुलाई 1863 ईस्वी को। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, क्षमा चाहते हैं, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो जाने माने हाईकोर्ट के अधिवक्ता थे कलकत्ता में, माँ गृहिणी थी, और दादाजी जो थे वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, संगीत के भी जानकार थे। तो इनका जो पूरा परिवार था ये बहुत ही शिक्षित था, और वही शिक्षा का और संस्कार का असर जो है, या बोलेंगे प्रभाव जो है, इनके जीवन पर भी पड़ा। स्वामी विवेकानंद जो है एक मात्र जो है फिलोसोफर ही नहीं थे, एक योग, धर्म गुरु, विद्वान, या जो भी हम बोले अलंकार, वो सभी चीज से परिपूर्ण थे। और जब 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में ये भारत का पक्ष रखे थे, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के लोग ये समझते थे कि भारत देश बोलता है, जो भी विद्वान व्यक्ति यहाँ हैं वो हमसे कोई भी तर्क में जीत नहीं सकते। पश्चिमी देश जो है ये एक तरह का सांप टाइप का था, जो कि भारत को हमेशा नीच है दृष्टि से देखता था, और समझता था कि यहाँ के जो साधु संत होते हैं वो ढोंगी होते हैं, इनमें वो क्षमता नहीं जो मेरे सामने तर्क देके हमसे आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जो एक सन्यासी के ड्रेस में थे, उनका जो कपड़ा था एक साधारण था, और जो पहने हुए थे स्लीपर वो लकड़ी के थे, और जो पूरे दुनिया के लोग जो विद्वान उनके प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे वो सूट बूट में थे, और वो अपने आप को महान सोचते ही थे। एक ईगो बैठा हुआ था पश्चिमी देशों में कि मेरा जैसा जो है इनोवेशन करने वाला, आविष्कार करने वाला और विद्वान दुनिया में कोई अन्य देश हो ही नहीं सकता है। और बारी बारी से जब सभी प्रतिनिधि, अन्य देशों के प्रतिनिधि मंच में आए, और सभी ने अपने धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई या यहूदी, जो भी धर्म है, अपने धर्म का भी जो है गुणगान किए और बोले कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है। जब विवेकानंद की बारी आई वो बहुत इत्मीनान से सुनते रह गए, जितने प्रतिनिधि थे उनकी हर एक बातों को सुनी। जब विवेकानंद की बारी आई मंच में तो उनका पहला संबोधन था अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मतलब अमेरिका के भाई एवं बहन। यही शब्द से जो आपका जो था शिकागो का जो सम्मेलन था, उस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रतिनिधि थे कोई भी व्यक्ति ने वहां किसी को संबोधन के रूप में ना भाई ना बहन का संबोधन किए हुए थे। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद का जीवन जो रहा है ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, और ये हिंदू का जो है हिंदुत्व जो है विश्व तक लेके चले गए हैं। योग हो या रामकृष्ण मिशन हो, जिनका स्थापना इनके द्वारा किया गया हो, या योग के माध्यम से भगवान का दर्शन हो, या योग के माध्यम से इन्होंने समाधि ले ली 1902 ईस्वी में, और इस तरह जो है इनका जीवन बहुत अल्प काल तक रहा, और कम उम्र में ही आप ही गणना कर सकते हैं 1863 से 1902 तक ये जीवित रहे, और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। इनका एक लाइन तो हमको अभी भी याद है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे,
जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर मन में निर्बलता है तुम्हारा तो निर्बल बनोगे, और मन में अगर आपका सबलता है तो आप सबल बनोगे। ये प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का रहा है। तो हमको आज ऐसा अवसर हमको मिला, तो उसके लिए हम प्रधानाचार्य महोदय और विद्यालय के जितने सारे आचार्य गण हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम कि अवसर हमको मिला मंच में आने का। और जहां तक अभिभावक गोष्ठी का सवाल है तो मैं आपको परिचय देना भूल गया था। मेरा नाम नीरज नाथ मिश्रा है, पेशे से अधिवक्ता हैं, गुमला सिविल कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे पिताजी भी एडवोकेट हैं। ये पेशा में आने के पूर्व में एक शिक्षक था। रांची में कंपटीशन की जो पढ़ाई होती थी, जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान थे, वहां पर मुझे पढ़ाने का अनुभव रहा है और समाज सेवा करने का भी अनुभव रहा है। और जब मैं 2015 में शारदा नगर में यहाँ पे मकान में जब कोचिंग खोला कंपटीशन सेंटर, तो यहाँ के लोगों से भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला, और हमारे संस्थान से कई सारे बच्चे उच्च से उच्च पदों में आसीन हैं। ये सेवा समाज का करने का मुझे अवसर मिला। मेरा यहाँ पे परिवार के ऐसे 4 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से मेरा एक लड़का पुत्र जो है, पुत्र अभिनव आदित्य कक्षा प्रथम में, और बेटी विभाश्री अरुण में पढ़ती है। और हम उनके प्रगति और पढ़ाई से संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कुछ ध्यान जो है आचार्य बंधु को कुछ ले जाना चाहते हैं, जिसमें और भी चमक जो है सरस्वती शिशु मंदिर का बढ़े। तो सबसे पहला बिंदु ये है कि प्रोजेक्टर का जो उपयोग होता है वो होना चाहिए स्मार्ट क्लास के रूप में, क्योंकि जैसा दुनिया है वैसा विद्यालय को भी चलना पड़ेगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से जो प्रतिबिंब होंगे अरुण कक्षा में, उससे पढ़ाने से बच्चे प्रतिबिंब को जल्दी परख पाते हैं, और वो खेल खेल में ही बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर कम से कम जो है चलना चाहिए अगर विद्यालय के पास है तो, और स्मार्ट क्लास का भरपूर संसाधन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तकनीकी और ये दुनिया बढ़ रहा है। दूसरा ये मेरा सुझाव है कि बहुत सारे स्कूलों में हम गए और देखे कि स्मार्ट क्लास में टीवी होता है और उसमें पेन ड्राइव भी लगाए जाते हैं। उस पेन ड्राइव में कुछ कुछ संगीत होते हैं, कुछ कुछ कविताएं होते हैं जो रेम्स के माध्यम से होते हैं, और कुछ कुछ कार्टून भी होते हैं जिसमें सीखने की मतलब सिखाए जाते हैं। तो अगर वो स्मार्ट क्लास में एक मॉनिटर हो जाए, टीवी हो जाए, और उसमें पेन ड्राइव से कुछ रिकॉर्डिंग हो जाए, तो बीच बीच में बच्चे को खेल खेल के वो चीज सीख सकते हैं। तीसरा चीज हम माननीय प्रधानाचार्य महोदय को ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं कि और भी अभिभावक बोले इंग्लिश के बारे में, तो मेरा भी यही कहना है कि स्कूल में क्लास में इंग्लिश पढ़ाने से इंग्लिश सीखता कोई नहीं है जब तक कि उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं लाया जाए। अगर कोई बच्चा प्रांगण में ही खेल रहा है, उसको हिंदी से ना बात करके कुछ हम इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग किया जाए आचार्यों के द्वारा, आचार्य के द्वारा, तो वो कुछ सीख सकता है और धीरे धीरे वो समझ सकता है। क्योंकि ग्रामर पढ़ने या इंग्लिश जानने से वो क्लास तक ही सीमित रहेगा जब तक उसको व्यवहारिक रूप से नहीं लाया जाए। चौथा बात यह है कि जो बच्चे बदमाश किस्म के हों उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, हम समझ रहे हैं क्योंकि हम गार्जियन हैं, लेकिन जो बच्चे को जैसा रुचि हो, बदमाश बच्चों में भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे किसी को चित्रांकन में गुण है, किसी को म्यूजिक में, तो वही हिसाब से उसकी प्रतिभा को निखारने पर ध्यान दिया जाए ताकि और वो बच्चे जो हैं उसका जो गुण है और बढ़े। और अभिभावकों को भी हम कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि मेरे समकक्ष हैं, भाई बहन हैं। हम कई बार बच्चे को लाने के लिए आते हैं तो अभिभावकगण हमेशा टीचर पे ही ब्लेम देते हैं कि बच्चा को ऐसा हो गया, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप क्या करते हैं, हम स्कूल का फीस देते हैं। अरे भाई, सब जिम्मेवारी आप पेरेंट्स जो हैं, सब जिम्मेवारी स्कूल पर ही ना ला दें। कुछ जिम्मेवारी जो होते हैं वो गार्जियन पर भी होना चाहिए। क्या हमसे ये सहमत है इस बातों से? और
कुछ अभिभावक ऐसे भी हमको देखने को मिले हैं कि घर से सोच के ही आते हैं कि आज लड़ेंगे शिक्षक से, और इससे जो होता है उनका दिनचर्या जो है शिक्षक का वो खराब हो जाता है और उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि शिक्षक का जिम्मेवारी स्कूल का है, घर का नहीं है, और घर का जिम्मेवारी अभिभावकगण का है, और दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। और जहां तक संस्कार की बात है, प्रधानाचार्य महोदय ने बड़े अच्छे बोले, अरे इस स्कूल का संस्कार ही कहा क्या कहना, जिसका प्रारंभ जो होता है मां शारदे का वंदना से होता है और अंत वंदे मातरम से होता है। तो इसलिए संस्कार को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही जो है आज हमको जो मौका दिया गया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और शायद हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी बात आज हम लोग के बीच में हुई, इसको यहाँ से घर ले जाकर कान में रखना है और दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि गेट के बाहर गए और सब चीज भूल गए। चलिए, धन्यवाद।